ये जगह तो काफी हलचल भरी है। लेकिन जैसे ही रायजादा परिवार के लोग मार्शल आर्ट्स अखाड़े के अंदर पहुंचे, एक और समूह ने बड़े ही रुतबे और अकड़ के साथ वहां कदम रखा। ये तो मधुवन कस्बे का शमशेर सिंह और उसका समूह है। क्या शमशेर सिंह का परिवार और रायजादा परिवार के बीच दुश्मनी नहीं है? फिर इनकी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? वहां मौजूद कई लोग समझ गए थे कि ये लोग कहां से आए हैं। ये रायजादा परिवार का सबसे बड़ा और कट्टर दुश्मन शमशेर का परिवार था। शमशेर का परिवार पास ही के एक कस्बे का बेताज बादशाह था। प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जे को लेकर उनके और रायजादा परिवार के बीच कई बार खूनी झड़पें हो चुकी थीं। बहुत से लोगों को लगता था कि आज नहीं तो कल इन दोनों परिवारों के बीच एक बहुत बड़ी और जानलेवा जंग होकर ही रहेगी। और ठीक इसी वक्त शमशेर के परिवार के इतने सारे लोगों का यूं अचानक से आ धमकना, ये देखकर हर किसी के दिमाग में यही ख्याल आया कि वो लोग यहाँ सिर्फ और सिर्फ तमाशा खड़ा करने आए हैं। शमशेर सिंह, आज मेरे रायजादा परिवार का जलसा है, तुम यहाँ किस लिए आए हो? ये देखते ही बलवंत रायजादा के 6 बेटों में से सबसे बड़े समर्थ के पिता अक्षत रायजादा अपने साथ कुछ लोगों को लेकर उनका सामना करने के लिए आगे बढ़े। अक्षत, तुम इतना तन क्यों रहे हो? हम तो यहाँ बस थोड़ी रौनक बढ़ाने आए हैं। शमशेर सिंह ने अक्षत को बेहद हिकारत भरी नजरों से देखा। उसकी नजरों में अक्षत की कोई अहमियत ही नहीं थी। शमशेर सिंह भी अपने परिवार के बेटों में सबसे बड़ा था, लेकिन वो अक्षत से बहुत अलग था। वो पहले ही अपने परिवार का अगला मुखिया चुना जा चुका था और वो महारथी क्षेत्र के 9वें स्तर का एक ताकतवर योद्धा भी था। इसलिए उसकी नजरों में अक्षत उसके बराबर खड़ा होने के भी लायक नहीं था। इस पूरी जगह पर सिर्फ एक ही इंसान था जो उससे बात करने के लायक था, और वो थे मौजूदा मुखिया बलवंत रायजादा। शमशेर सिंह, हमारे रायजादा परिवार के इस जलसे में तुम्हारे परिवार का कोई स्वागत नहीं है। ठीक उसी वक्त संग्राम भी वहां आ पहुंचे। क्या? तो रायजादा परिवार में कोई मर्द नहीं बचा? तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे बात करने के लायक हो? शमशेर सिंह का चेहरा गुस्से से भर गया और उसने महारथी क्षेत्र के 9वें स्तर का अपना भारी दबाव बिना किसी रोक टोक के अक्षत और बाकी लोगों पर छोड़ दिया। उस पल अक्षत ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। वो जो सिर्फ 8वें स्तर पर था, उस भारी दबाव को सहने की ताकत नहीं रखता था। लेकिन उसी मुश्किल वक्त में संग्राम ने आगे कदम बढ़ाया और एक ठंडी आवाज में कहा, तुम्हारे जैसे लोगों के लिए मैं संग्राम रायजादा ही काफी हूं। जैसे ही उनकी आवाज गूंजी, संग्राम के शरीर से एक बेहद ताकतवर दबाव बाहर निकला। उस दबाव ने न सिर्फ शमशेर सिंह के दबाव को चकनाचूर कर दिया, बल्कि वो चीरता हुआ सीधे शमशेर सिंह के लोगों पर जा गिरा। ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि शमशेर सिंह को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। उसके पीछे खड़ी पूरी भीड़ संग्राम के उस जबरदस्त दबाव से पीछे धकेल दी गई थी और सिर्फ शमशेर सिंह ही किसी तरह उस झटके को सह पाया था। महारथी क्षेत्र का 9वां स्तर। शमशेर सिंह का चेहरा सदमे से सफेद पड़ गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि संग्राम भी महारथी क्षेत्र के 9वें स्तर पर पहुंच चुका है और उसका दबाव वो शमशेर सिंह से कमजोर नहीं बल्कि कहीं ज्यादा ताकतवर था। महारथी क्षेत्र का 9वां स्तर। रायजादा परिवार का 5वां बेटा संग्राम महारथी क्षेत्र के 9वें स्तर पर पहुंच गया है। कमाल है, इस उम्र में ही वो 9वें स्तर तक पहुंच गए। लगता है परिवार के नए मुखिया की कुर्सी अब सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की होगी। संग्राम के उस दबाव को महसूस करके मार्शल आर्ट्स अखाड़े के बाहर खड़े लोगों के मुंह से हैरानी भरी चीखें निकल पड़ी। यहाँ तक कि अपनी जगह पर बैठे बलवंत रायजादा के चेहरे के भाव भी बदल गए थे और उनकी आंखों में एक अचानक मिली खुशी की चमक दिखाई दे रही थी। अक्षत, तुमने ये स्तर कब पार किया? अक्षत ने बेहद भावुक होकर संग्राम से पूछा। बड़े भाई, मैंने बस कुछ ही दिन पहले ये स्तर पार किया है, संग्राम ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया। संग्राम हमेशा से अपने इस बड़े भाई की बहुत इज्जत करता था। ये तो बहुत अच्छी बात है, ये सच में बहुत अच्छी बात है। तुमने स्तर पार कर लिया। लगता है अब मुखिया की कुर्सी सच में तुम्हारे अलावा किसी और के पास नहीं जाएगी।
अक्षत मुस्कुराया और उसने संग्राम के कंधे थपथपाए। वो सच में संग्राम के लिए बहुत खुश था। आमतौर पर परिवार का सबसे बड़ा बेटा ही मुखिया की गद्दी पर बैठता था, लेकिन अक्षत को इस बात की कोई परवाह नहीं थी। उसके लिए सिर्फ एक चीज मायने रखती थी, रायजादा परिवार की ताकत। बड़े भाई, लगता है आपने ये बात कुछ ज्यादा ही जल्दी कह दी। अचानक महारठी क्षेत्र के 9वें स्तर का एक और भारी दबाव अक्षत के पीछे से महसूस हुआ। पीछे मुड़कर देखते ही अक्षत और संग्राम दोनों के चेहरों का रंग उड़ गया। उनके पीछे एक गोरे चेहरे वाला अधेड़ उम्र का आदमी धीरे धीरे उनकी तरफ आ रहा था। वो इंसान रायजादा परिवार का छठा बेटा था और विराट का पिता। उसका नाम था गजेंद्र रायजादा। गजेंद्र, क्या तुमने भी 9वें स्तर में कदम रख दिया है? अक्षत का पहले से ही खुश चेहरा अब और भी ज्यादा खिल उठा। बड़े भाई, ये तो बस महारठी क्षेत्र का 9वां स्तर है, इसमें इतना भावुक होने की जरूरत नहीं है। मेरा असली लक्ष्य तो महाप्राण क्षेत्र है। गजेंद्र रायजादा ने एक शांत मुस्कान के साथ कहा और उसके पूरे शरीर से एक अजीब सा घमंड झलक रहा था। तो रायजादा परिवार का छठा बेटा भी 9वें स्तर पर है। लगता है मुखिया की गद्दी का फैसला अभी तक तय नहीं हुआ है। हे, लगता है आज हमें कोई बहुत बड़ा तमाशा देखने को मिलने वाला है। तमाशा देखने आए लोगों की तो खुशी से चीखें निकल रही थीं, लेकिन आसपास के बाकी ताकतवर गुटों के चेहरों का रंग बुरी तरह से उतर चुका था। वो अच्छी तरह समझ गए थे कि रायजादा परिवार में एक साथ महारठी क्षेत्र के 9वें स्तर वाले दो लड़ाकों का सामने आना उनके लिए खतरे की घंटी थी। यहां तक कि वो घमंडी शमशेर सिंह भी अपनी भौहें सिकोड़े खड़ा था और उसके होंठ फड़फड़ा रहे थे। ये सब उसके परिवार के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। जो आते हैं वो मेहमान होते हैं। अक्षत, शमशेर के परिवार को यहां अंदर ले आओ और उन्हें बैठने की जगह दो। ठीक उसी वक्त बिजली के कड़कने जैसी एक साफ आवाज गूंजी। ये आवाज बलवंत रायजादा की थी। उस पल बलवंत रायजादा का चेहरा खुशी से चमक रहा था। संग्राम और गजेंद्र उनके 2 सबसे छोटे बेटे थे और अगर उन्होंने इस उम्र में महारठी क्षेत्र के 9वें स्तर में कदम रख दिया था तो इसका मतलब था कि महाप्राण क्षेत्र तक पहुंचना अब उनके लिए बस वक्त की बात थी। इसका सीधा सा मतलब था कि उनके रायजादा परिवार को बहुत ही काबिल उत्तराधिकारी मिल गए थे। तो भला वो खुश क्यों ना होते। अपनी इसी खुशी में उन्होंने इस बात की परवाह ही नहीं की कि शमशेर सिंह और उसके लोग यहां क्यों आए थे, और उन्होंने उन्हें बैठने का न्योता दे दिया। शमशेर सिंह के परिवार वालों, इस तरफ से आइए। अपने पिता के शब्द सुनकर अक्षत ने और कुछ नहीं कहा और वो मेहमानों को बैठने की जगह की तरफ ले गया। संग्राम भी उनके पीछे जाना चाहता था, लेकिन तभी गजेंद्र रायजादा उसके पास आया और उसने दबी हुई आवाज में पूछा, 5वें भाई, तुम्हें क्या लगता है पिताजी किसे चुनेंगे, तुम्हें या मुझे? जाकर उन्हीं से पूछ लो। संग्राम ने उसे एक तीखी नजर से देखा और तेजी से आगे बढ़ गया। भले ही वो दोनों भाई थे, लेकिन संग्राम को गजेंद्र के काम करने का तरीका कभी पसंद नहीं आया। अगर संग्राम से पूछा जाता कि वो किस इंसान को मुखिया की गद्दी पर सबसे कम देखना चाहता है, तो उसका जवाब बिना किसी शक के गजेंद्र रायजादा ही होता। हम संग्राम के पलटते ही गजेंद्र के चेहरे की वो शांत मुस्कान पल भर में गायब हो गई और उसकी आंखों में एक ठंडी चमक आ गई। लेकिन उन दोनों के मुकाबले मुखिया की गद्दी के बाकी 3 उम्मीदवारों के चेहरों पर गहरी चिंता की लकीरें खींची हुई थीं। मुखिया बनने का उनका मौका अब पूरी तरह से छिन चुका था और इस बात ने उन्हें अंदर तक कड़वाहट से भर दिया था। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा दुखी और चिढ़ा हुआ कोई था, तो वो था रायजादा परिवार का चौथा बेटा। रायजादा परिवार का चौथा बेटा महारठी क्षेत्र के 8वें स्तर पर था। अगर उसके बेटे दक्ष ने वो दिव्य आत्मा मोती न खोया होता तो आज शायद वो भी 9वें स्तर पर पहुंच चुका होता और शायद वो भी संग्राम और गजेंद्र की तरह आज इतने सारे मेहमानों के सामने अपनी ताकत का जलवा दिखा रहा होता। वो जितना सोच रहा था उसका खून उतना ही खौल रहा था। वो गुस्से में इतना पागल हो रहा था कि अपने दांत पीस रहा था और उसके होंठ कट गए थे। उसके कान, नाक और मुंह से मानो गुस्से का धुआं निकल रहा था।
उसने मन ही मन तय कर लिया था कि इस जलसे के खत्म होते ही वो अपने बेटे दक्ष पर कोड़ों की बारिश कर देगा, वरना उसके दिल की ये आग कभी शांत नहीं होगी। मैं तो गया काम से। पिताजी की आंखें तो अभी से मुझे जिंदा जला देने को तैयार हैं। इस जलसे के खत्म होते ही मुझे तुरंत वायु संप्रदाय भागना होगा। मैं पिताजी को अपनी परछाई भी नहीं देखने दे सकता। अखाड़े के कोने में छुपा हुआ दक्ष अपने पिता के गुस्से वाले चेहरे को देख रहा था। उसने उस दिन मिली सजा के बारे में सोचा और अनजाने में ही अपनी सूजी हुई आंखों को छू लिया। छूते ही उसे एक तेज जलन भरा दर्द महसूस हुआ और उसने दांत पीसते हुए कहा, ध्रुव रायजादा, मैं इस एक एक दर्द का हिसाब तुझसे चुकता करूंगा। अरे ये दक्ष है क्या? तुम्हारे इस खूबसूरत चेहरे को क्या हो गया? किसने तुम्हारी ये हालत करके तुम्हें एक चिड़िया बना दिया है? लेकिन ठीक उसी वक्त दक्ष को एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। जैसे ही उसने सिर उठाया, दक्ष का चेहरा बुरी तरह से पीला पड़ गया। पास ही खड़ा वो इंसान जिसकी वजह से उसके पिता ने उसे इतनी बुरी तरह पीटा था, अब उसी की तरफ देख रहा था और उसके चेहरे पर एक बेहद चालाक और कमीनी सी मुस्कान थी, मानो वो दक्ष की इस बुरी हालत के मजे ले रहा हो। ध्रुव, मैं तुझे जान से मार दूंगा। दक्ष पहले से ही हताश और बौखलाया हुआ था और ध्रुव को देखते ही वो जैसे बारूद की तरह फट पड़ा। उसके दिल में दबा हुआ गुस्से का लावा पल भर में फूटकर बाहर आ गया। उसने महारथी क्षेत्र के 5वें स्तर का अपना दबाव पूरी तरह से खोल दिया। आस पास खड़े लोगों की नजरों की परवाह किए बिना उसने अपनी मुट्ठी कसी और ध्रुव की तरफ झपट पड़ा। अपनी उस पूरी ताकत के साथ वो सच में ध्रुव को एक ही मुक्के में मौत के घाट उतार देना चाहता था। मेरे भाई को छूने की हिम्मत किसने की? लेकिन इससे पहले कि दक्ष उसके करीब भी पहुंच पाता, उसके कानों में एक बेहद गुस्से भरी और कड़कदार आवाज गूंजी। उसी पल एक तेज और भारी हवा का झोंका उसके चेहरे पर आ लगा, जिसने उसे तेजी से पीछे की तरफ धकेल दिया और वो जमीन पर गिरते गिरते बचा। अभय ऊपर देखते ही दक्ष के होश उड़ गए। ध्रुव के ठीक बगल में एक बेहद आकर्षक नौजवान खड़ा था। वो कोई और नहीं बल्कि ध्रुव का बड़ा भाई अभय रायजादा था। उस एक पल में दक्ष के अंदर भड़क रही वो गुस्से की आग पल भर में बुझ गई। वो अभय को बहुत अच्छी तरह से जानता था, क्योंकि अभय को रायजादा परिवार की युवा पीढ़ी का नंबर 1 लड़ाका माना जाता था। वो कोई ऐसा इंसान नहीं था जिससे दक्ष कभी भी दुश्मनी मोल लेने की सोच सके। दक्ष, कान खोल कर सुन ले, अगर तूने मेरे भाई पर दोबारा हाथ उठाने की जुर्रत की तो मैं तेरी हड्डियां तोड़कर तुझे अपाहिज बना दूंगा। अभय ने दक्ष की तरफ उंगली उठाते हुए चेतावनी दी। ये नजारा देखकर ध्रुव का दिल भर आया। ये बिल्कुल बचपन के दिनों जैसा था। जब भी कोई उसे तंग करता था तो उसे बचाने के लिए सबसे पहले जो इंसान सामने आता था वो उसका बड़ा भाई अभय ही होता था। आज उसे देखकर ध्रुव को अपना भाई पहले से भी कहीं ज्यादा मजबूत और भरोसेमंद लग रहा था। वाह, क्या रौब है! कुछ सालों से मैंने तुम दोनों भाइयों को देखा नहीं और तुम लोग तो पहले से भी ज्यादा घमंडी हो गए हो। अचानक एक तीखी सी आवाज गूंजी। उन्होंने पलटकर देखा तो रायजादा परिवार के कुछ नौजवान उनकी तरफ आ रहे थे। उनके आगे आगे एक ऐसा लड़का चल रहा था जिसका चेहरा काफी गोरा, लेकिन देखने में बेहद कमीना और शातिर लग रहा था। उस इंसान को देखते ही ध्रुव और अभय दोनों के चेहरे का रंग बदल गया और उनके दिलों में गुस्से की एक गहरी लहर सी दौड़ गई। भले ही उन्होंने उसे कई सालों से नहीं देखा था, लेकिन ध्रुव ने उसे एक नजर में ही पहचान लिया था। ये वही इंसान था जिसने उन दोनों भाइयों को जमीन पर गिराकर बहुत बुरी तरह से पीटा था और उनकी सरेआम बेइज्जती की थी। विराट रायजादा। विराट, तो तुम आखिरकार वापस आ ही गए। मुझे लगता है कि अब उस साल का उधार चुकाने का वक्त आ गया है, अभय ने ठंडी आवाज में कहा, लेकिन उसकी आंखों में गुस्से की चिंगारी साफ दिखाई दे रही थी। लगता है महाकाल संप्रदाय में कुछ साल बिताने के बाद तुम्हारा मिजाज कुछ ज्यादा ही बिगड़ गया है। तुम्हें सच में लगता है कि तुम रायजादा परिवार की युवा पीढ़ी के नंबर 1 लड़ाके हो? तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? विराट ने अभय की तरफ हिकारत भरी नजरों से देखते हुए कहा। मैं रायजादा परिवार की युवा पीढ़ी का नंबर
एक लड़ाका हूं या नहीं, ये तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा। अभय की आवाज और भी ज्यादा बर्फीली हो गई। वो अपने दिल के गुस्से को इतनी मुश्किल से काबू कर रहा था कि आसपास खड़े लोग भी उसके शरीर से निकल रही उस ठंडी ऊर्जा को महसूस कर सकते थे। बुरा नहीं है, तुम में अभी भी दम बाकी है। और तुम्हारा क्या ध्रुव? विराट ने ध्रुव की तरफ घूरते हुए कहा, मैंने सुना है कि तुम उस 2 कौड़ी के नीलकंठ संप्रदाय में पूरे 5 सालों तक बस एक बाहरी शिष्य बनकर ही रह गए। तुम कितने बड़े बेवकूफ हो जो उस बकवास जगह पर पूरे 5 साल तक सड़ते रहे। माना कि तुम्हारे शरीर में रायजादा परिवार का खून नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हारे नाम के साथ रायजादा जुड़ा हुआ है। हमारे परिवार की इज्जत को ऐसे सरेआम नीलाम करते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? मैं तुम दोनों को चेतावनी दे रहा हूं, दुआ करना कि इस मुकाबले में तुम्हारा सामना मुझसे न हो, वरना मैं तुम्हें इतना मारूंगा कि तुम 7 साल पहले की तरह अपने पैरों पर खड़े होने के लायक भी नहीं रहोगे। और हाँ, मैं तुम्हें यह भी बता दूं कि परिवार के नए मुखिया की कुर्सी मेरे पिता गजेंद्र को ही मिलेगी, क्योंकि उनके पास मेरे जैसा एक बेहद शानदार बेटा है। इतना बकवास करने के बाद विराट अपनी उस चमचों की फौज के साथ मुकाबले के रजिस्ट्रेशन वाले हिस्से की तरफ चला गया। अभय गुस्से में आगे बढ़कर उसे कुछ करारा जवाब देना चाहता था, लेकिन तभी उसे लगा जैसे किसी ने उसके कपड़े खींचे। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो ध्रुव था। भाई, ऐसे घटिया लोगों से मुंह लगने की कोई जरूरत नहीं है। इन्हें सबक सिखाने का सबसे अच्छा तरीका है मुकाबले में अखाड़े की धूल चटाना, ध्रुव ने एकदम शांत आवाज में कहा। ध्रुव के उस शांत चेहरे को देखकर अभय थोड़ा हैरान रह गया। उसके दिल में एक अजीब सा एहसास हुआ। उसे लगा जैसे उसका भाई बदल चुका है। वो ये तो नहीं समझ पा रहा था कि आखिर क्या बदला है, लेकिन ध्रुव का पूरा वजूद अब एक गहरा और रहस्यमय इंसान बन चुका था, जिसे पढ़ना इतना आसान नहीं था। बलवंत रायजादा के कुछ औपचारिक भाषण देने के बाद रायजादा परिवार की युवा पीढ़ी ने मार्शल आर्ट्स अखाड़े में कदम रखा और इसी के साथ पहला मुकाबला शुरू हो गया। अपनी पर्ची का नंबर देखने के बाद ध्रुव सीधे 5वें नंबर के अखाड़े पर चढ़ गया। जैसे ही उसने अखाड़े में कदम रखा, नीचे से बेइज्जती भरी आवाजें आने लगी। ये ध्रुव ही है ना? क्या ये वही नाकारा नहीं है जो नीलकंठ संप्रदाय में पूरे 5 साल तक एक बाहरी शिष्य ही बना रहा? सुना है इस साल आखिरकार इसे अंदरूनी इलाके में जगह मिल ही गई। अगर ये अंदरूनी शिष्य बन भी गया है तो भी ये कचरे का कचरा ही रहेगा। इसकी यहाँ मुकाबले में उतरने की हिम्मत कैसे हुई? इसे सच में अपनी असली औकात का कोई अंदाजा नहीं है। पर यह तो अच्छा ही है ना, यहाँ इसे एक बहुत बढ़िया सबक मिलेगा और संग्राम को भी पता चल जाएगा कि उसका बेटा कचरा है या नहीं। ध्रुव को पहचानने वाले ज्यादातर लोग रायजादा परिवार के ही थे और जिन लोगों में ध्रुव को सरेआम जलील करने की हिम्मत थी, वो भी परिवार में एक अच्छा खासा रुतबा रखते थे। वो सिर्फ ध्रुव को नीचा नहीं दिखाना चाहते थे, बल्कि उनकी असली मंशा संग्राम को सबके सामने बेइज्जत करने की थी। ध्रुव, तो तुम हो? ठीक उसी वक्त एक और इंसान ने अखाड़े पर कदम रखा। पास आते हुए उस इंसान को देखकर ध्रुव की हंसी छूट गई। वो कोई और नहीं बल्कि उसका पुराना दुश्मन रणवीर था। लेकिन ध्रुव के मुकाबले रणवीर के चेहरे का रंग बुरी तरह से उड़ा हुआ था। उसके होंठ फड़फड़ा रहे थे और वो अपनी फूटी किस्मत को कोस रहा था कि पहले ही राउंड में उसका पाला ध्रुव से कैसे पड़ गया। रणवीर, अगर मुझे सही याद है तो ये लड़का 2 दिन पहले ही महारथी क्षेत्र के 4थे स्तर में पहुंचा है। लगता है आज ध्रुव की बहुत बुरी धुलाई होने वाली है। रायजादा परिवार के वो सदस्य जिन्हें असलियत का कोई अंदाजा नहीं था, वो रणवीर को ध्रुव के खिलाफ खड़ा देखकर मन ही मन बहुत खुश हो रहे थे। उन्हें लग रहा था कि ध्रुव का कचूमर निकालना रणवीर के लिए बाएं हाथ का खेल होगा। रणवीर और उसके भाई बचपन से ही ध्रुव से नफरत करते थे। सबको यकीन था कि अगर रणवीर ने हमला किया तो वो बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाएगा। इसलिए वो सब उस नजारे का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे जहां ध्रुव की हड्डियां टूटते हुए दिखेंगी। मैं हार मानता हूं, लेकिन ठीक उसी वक्त अखाड़े पर खड़े रणवीर ने अपना दायां हाथ ऊपर उठाया और जोर से चिल्लाया,
उसने मुकाबला शुरू होने से पहले ही हार मान ली थी। रणवीर, बेवकूफ लड़के, ये तू क्या बकवास कर रहा है? तूने तो अभी तक मुकाबला शुरू भी नहीं किया और तूने हार मान ली। पास से ही एक गुस्से भरी दहाड़ गूंजी जो रणवीर के पिता की थी। अपने पिता की उन खौफनाक और तीखी नजरों का सामना करते हुए रणवीर का चेहरा शर्म और डर से कांप उठा, लेकिन आखिरकार उसने अपने दांत पीसे पीछे मुड़ा और चुपचाप अखाड़े से नीचे उतर गया। ये क्या मजाक है? इस नजारे ने सबको सदमे में डाल दिया। हार मान ली? रायजादा परिवार के मुकाबलों में ऐसा नजारा बहुत ही कम देखने को मिलता था, और जो इंसान हार मान रहा था वो रणवीर था और उसका विरोधी ध्रुव था। ये कैसे मुमकिन था? क्या रणवीर कोई बेवकूफ था? क्या उसके दिमाग में कोई खराबी आ गई थी? आखिर वहां हुआ क्या था? रायजादा परिवार के वो लोग जो असलियत से बेखबर थे, वो बस मुंह खोले खड़े रह गए। भले ही वो नहीं जानते थे कि रणवीर ने ऐसा क्यों किया, लेकिन उसकी इस हरकत ने उन्हें एक बहुत बड़ा झटका दिया था। यहां तक कि बलवंत रायजादा का ध्यान भी रणवीर की इस अजीब हरकत ने खींच लिया था। उन्होंने अपनी भौहें सिकोड़ ली और उनकी उस बूढ़ी तजुर्बेकार आंखों को देखकर कोई भी बता सकता था कि वो भी इस फैसले से काफी उलझन में थे। ध्रुव इस राउंड का विजेता है, लेकिन चाहे जो भी हो, ध्रुव सच में वो राउंड जीत चुका था। भले ही लोगों को ये सब किसी सपने या मजाक जैसा लग रहा था, लेकिन ध्रुव इस मुकाबले में जीत दर्ज करने वाला पहला इंसान बन गया था। पहले राउंड के बाद ध्रुव को तुरंत दूसरे राउंड के लिए एक और अखाड़े पर भेजा गया। जब उसने अखाड़े पर खड़े अपने नए विरोधी को साफ साफ देखा, जिसे उसने हाल ही में बुरी तरह पीटा था, तो ध्रुव की अपनी हंसी भी छूट गई। वो इंसान रणवीर का बड़ा भाई राजवीर था। उस वक्त राजवीर का चेहरा पीला पड़ चुका था और उसके होंठ डर के मारे नीले हो रहे थे। वो अपने मन ही मन अपनी किस्मत को गालियां दे रहा था। हम दोनों भाइयों की किस्मत में पिछली 8 पीढ़ियों का मनहूस साया पड़ा है क्या? हमारा पाला इस खतरनाक राक्षस से कैसे पड़ गया? भले ही उसका दिल हार मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, लेकिन वो ध्रुव के हाथों पहले ही इतनी मार खा चुका था कि वो दोबारा उससे लड़ने की जुर्रत नहीं करना चाहता था। थोड़ा सोचने के बाद राजवीर ने एक ऐसा काम किया जिसने पूरे रायजादा परिवार को फिर से सन्न कर दिया। मैं हार मानता हूं। लानत है, आखिर ये चल क्या रहा है? इस बार सिर्फ रायजादा परिवार ही नहीं, बल्कि बाहर से आए बहुत से मेहमान जो ध्रुव को पहचानते तक नहीं थे, वे भी अपनी नजरें गड़ाए उसी को देख रहे थे। ये नौजवान कौन है? इसने तो एक के बाद एक अपने सारे विरोधियों को हार मानने पर मजबूर कर दिया है। मुझे नहीं पता, लेकिन इसके कपड़े देखकर लगता है कि ये नीलकंठ संप्रदाय का अंदरूनी शिष्य है। हालांकि मुझे याद नहीं कि मैंने इसे पिछले किसी जलसे में देखा हो। ये लड़का कोई मामूली इंसान नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। बिना एक भी वार किए इसने अपने विरोधियों के दिलों में खौफ पैदा कर दिया है। अगर अभी से इसका ये रुतबा है तो सोचो इसका भविष्य कैसा होगा। तमाशा देख रही उस भीड़ में से कुछ लोगों का ध्यान पूरी तरह से ध्रुव पर टिक गया था और कहीं ना कहीं उन्हें लगने लगा था कि ध्रुव सच में एक बेहद प्रभावशाली और ताकतवर इंसान है। हाँ, तुम लोग सोच भी क्या रहे हो? ये तो रायजादा परिवार का सबसे बड़ा कचरा है। रायजादा परिवार के एक आदमी ने, जो ध्रुव से बेहद नफरत करता था, बहुत ही चिढ़ते हुए कहा, ओ, क्या तुम इस नौजवान को जानते हो? एक हट्टे कट्टे और बड़े से आदमी ने उससे पूछा। बिल्कुल जानता हूं, मैं रायजादा परिवार का ही हूं, इसीलिए मुझे अच्छी तरह पता है कि ये लड़का किसी काम का नहीं है, एकदम नाकारा है। मेरी बात मानो, इस लड़के ने पक्का राजवीर और रणवीर को रिश्वत दी होगी और ये बस हवा में तीर चला रहा है। मैं शर्त लगा सकता हूं कि ये अपने अगले राउंड में पक्का हारेगा। उस रायजादा परिवार के आदमी ने पूरे घमंड और यकीन के साथ कहा, अरे भाई, लगता है तुमने इस नौजवान के बारे में पहले से ही अपनी कोई राय बना रखी है। बुरा मत मानना, लेकिन तुम एक समझदार और बड़े इंसान हो, फिर एक बच्चे के बारे में ऐसा बोलकर खुद को इतना नीचे क्यों गिरा रहे हो? उस हट्टे कट्टे आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम कहना चाहते हो कि मैं उस पर झूठा इल्जाम लगा रहा हूं? मैं जो भी कह रहा हूं
एकदम सच कह रहा हूं। रायजादा परिवार का वो आदमी बुरी तरह से भड़क गया। तो फिर एक काम करते हैं, मैं तुम्हारे साथ शर्त लगाता हूं। अगर तुम्हारी बात सच हुई और ये लड़का अगले राउंड में हार गया तो ये चांदी के सिक्के तुम्हारे, और अगर नहीं हारा तो हे तुम समझ ही सकते हो। उस बड़े आदमी ने चांदी का एक सिक्का निकाला। शर्त क्यों नहीं लगाऊंगा, मुझे तो डर था कि कहीं तुम पीछे ना हट जाओ। फोकट का पैसा देखकर भला वो आदमी उसे क्यों छोड़ता। बहुत ही फुर्ती से उसने भी अपनी जेब से चांदी का एक सिक्का निकाल लिया। मैं हार मानता हूं। लेकिन ठीक उसी वक्त अखाड़े के बीचों बीच से एक और आवाज गूंजी। जब उस रायजादा परिवार के आदमी ने ध्यान से देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये फिर से ध्रुव का ही अखाड़ा था और इस बार हार मानने वाला कोई और नहीं बल्कि शिखर था। लानत है मेरी किस्मत पर, यह क्या मनहूसियत है। वो आदमी हक्का बक्का रह गया और उसका दिमाग पूरी तरह से सुन्न हो गया। ही अफसोस कि तुम हार गए। ये देखकर उस बड़े आदमी ने मुस्कुराते हुए उस आदमी के हाथ से चांदी का वो सिक्का छीन लिया। अपने उस चांदी के सिक्के को ऐसे पानी में बहते देख उस आदमी को बहुत तगड़ा झटका लगा। उसने चिढ़कर कहा, क्या तुम्हें एक और शर्त लगाने की हिम्मत है? इस बार मैं 3 चांदी के सिक्कों की शर्त लगाता हूं। क्यों नहीं? मुझे तो बस इसी बात का डर था कि तुम पीछे ना हट जाओ। उस बड़े आदमी ने तुरंत जवाब दिया, अरे मुझे भी इस शर्त में शामिल कर लो। मैं भी उस नौजवान की जीत पर शर्त लगाता हूं। मुझे भी शामिल करो, मैं भी उसी लड़के की जीत पर पैसा लगाऊंगा। उसी वक्त आसपास खड़े कुछ और मजे लेने वाले लोग भी उस शर्त में कूद पड़े। आ जाओ, सबके सब आ जाओ। और कौन है? मैं तुम सबको अकेला ही देख लूंगा। वो रायजादा परिवार का आदमी पूरी तरह से बौखला गया। उसने बिना कुछ सोचे समझे अपनी पूरी पैसों की थैली बाहर निकाली और उसे पलट दिया। उसके अंदर से दर्जनों चांदी के सिक्के खनकते हुए बाहर गिर पड़े। राजवीर, रणवीर और शिखर के लगातार हार मानने के बाद वहां मौजूद हर इंसान का दिमाग चकरा गया था। रायजादा परिवार की तो छोड़िए, बाहर से आए मेहमान भी आंखें फाड़े उसे देख रहे थे। ज्यादा से ज्यादा लोग अब ये अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर ये ध्रुव है कौन। उन्होंने अभय के बारे में सुना था, उन्होंने विराट के बारे में भी सुना था। आखिरकार वो दोनों ही वो युवा जीनियस थे जो नामी संप्रदायों में जगह बना पाए थे। लेकिन ये ध्रुव, ये अचानक से कहां से टपक पड़ा। जहां एक तरफ लोग सवालों के जवाब ढूंढ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ ध्रुव खुद भी बहुत लाचार महसूस कर रहा था। वो तो इस जलसे का इस्तेमाल अपनी ताकत और कौशल दिखाने के लिए करना चाहता था, लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके साथ कुछ ऐसा हो जाएगा। ध्रुव अभी मायूस खड़ा ही था कि एक बेहद खूबसूरत लड़की अखाड़े पर चढ़ कर आई। जब उसने ध्यान से देखा तो वो हिमानी थी। ध्रुव, तुम्हारी लगातार 4 जीतों के लिए बहुत बहुत बधाई। हिमानी ने बेहद प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा। हिमानी, मजाक मत करो, ध्रुव ने फीकी सी हंसी हंसते हुए कहा। लेकिन उसे तुरंत एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। 4 बार? अभी तक तो सिर्फ 3 बार ही ऐसा हुआ है। हिमानी, तुम ऐसा तो नहीं करोगी? ध्रुव के उस सदमे वाले चेहरे को देखकर हिमानी की मुस्कान और भी शरारती हो गई। फिर उसने अखाड़े के बाहर खड़े उस बुजुर्ग जज की तरफ देखते हुए जोर से कहा, मैं भी हार मानती हूं। उस पल पूरे मार्शल आर्ट्स अखाड़े में एक खामोशी सी छा गई और लोग पूरी तरह से सन्न रह गए। यहां तक कि रायजादा परिवार के कुछ नौजवानों ने भी अपनी आंखें फाड़कर ध्रुव की तरफ देखा और उनकी नजरों में खौफ और हैरानी साफ झलक रही थी। उनके दिमाग में सवालों का तूफान उठ रहा था और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। सिर्फ नीलकंठ संप्रदाय के वो शिष्य ही थे जिन्होंने राहत की सांस ली। उन्हें लग रहा था कि वो बहुत खुशनसीब हैं जो उनका पाला ध्रुव से नहीं पड़ा, वरना उन्हें भी हार मानने के अलावा कोई और रास्ता नहीं सूझता। हा, तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तुम तो सच में अपनी बात के पक्के निकले। मैंने आज तक तुम्हारे जैसा इंसान नहीं देखा। ठीक उसी वक्त तमाशा देख रही उस भीड़ के एक हिस्से में बहुत सारे लोगों ने उस रायजादा परिवार के आदमी को घेर लिया था और बिना किसी रहम के उसके हाथ से सारे चांदी के सिक्के छीन रहे थे।
पलक झपकते ही उसके हाथ पूरी तरह से खाली हो गए। अपनी खाली थैली को देखकर वो आदमी सच में रोना चाहता था। उसे अंदर तक महसूस हो रहा था कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। आखिर नीलकंठ संप्रदाय के सारे शिष्यों ने ध्रुव को देखते ही हार क्यों मान ली थी। दाल में कुछ तो काला जरूर था, लेकिन वो ये सोच ही नहीं पा रहा था कि ध्रुव ने उन सबको ऐसा क्या दिया था कि वो सब इतनी आसानी से उसके सामने घुटने टेक रहे थे। धड़ाम! एक दूसरे अखाड़े पर श्रुति लड़ते हुए नीचे गिर रही थी। अगर अखाड़े के बाहर खड़े रायजादा परिवार के बुजुर्गों ने उसे सही वक्त पर न पकड़ा होता तो उसे पक्का बहुत गहरी और गंभीर चोटें आती। श्रुति, लगता है नीलकंठ संप्रदाय के मार्शल आर्ट्स में कोई खास दम नहीं है। दक्ष अखाड़े से नीचे उतरा और उसके चेहरे पर एक बेहद घटिया और मजाक उड़ाने वाली मुस्कान थी। दक्ष, तुम्हारी साधना का स्तर मुझसे ज्यादा है। अगर मैं भी 5वें स्तर पर होती तो जरूरी नहीं कि मैं तुमसे हारती। श्रुति ने बहुत ही कड़वाहट और दुख भरे चेहरे के साथ कहा, यह बात बिल्कुल सच है, लेकिन मेरी साधना का स्तर तुमसे ज्यादा है और ये मैंने अपनी खुद की काबिलियत के दम पर हासिल किया है। दक्ष ने एक ठंडी मुस्कान के साथ जवाब दिया। तुम? श्रुति ने गुस्से से अपने दांत पीसे। उसके दिल में एक ऐसा दर्द और शिकायत थी जिसे वो लफ्जों में बयान नहीं कर सकती थी। वो पहले ही महारथी क्षेत्र के 4थे स्तर के शिखर पर पहुंच चुकी थी और अगर ये जलसा कुछ दिन बाद होता तो वो पक्का 5वें स्तर को पार कर चुकी होती। लेकिन क्योंकि वो हार गई थी तो वो हार गई थी और अब वो इस बात पर कोई सफाई नहीं देना चाहती थी। दक्ष, अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम श्रुति से उम्र में 1 साल बड़े हो। एक बड़ा भाई होने के नाते तुमने अपनी छोटी बहन को हरा दिया। क्या यह सच में इतना बड़ा काम है जिस पर तुम इतना घमंड कर सको? अचानक एक आवाज गूंजी। आवाज की तरफ देखते ही श्रुति का चेहरा खुशी से खिल उठा। उसने देखा कि ध्रुव रायजादा परिवार के कुछ वरिष्ठ लोगों के साथ बेहद शांत और गंभीर कदमों से उसी की तरफ आ रहा था। ध्रुव, तो तुम हो मेरे अगले विरोधी? ध्रुव को देखते ही दक्ष की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि वो जिस इंसान को सबसे ज्यादा सबक सिखाना चाहता था वो ध्रुव ही था। क्या डर गए? अगर डर लग रहा है तो तुम अभी भी हार मान सकते हो। ध्रुव ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, हाँ, अगर आज मैंने तुझे मार मार कर तेरी हड्डियां नहीं तोड़ी तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। दक्ष ने ठंडी सांस लेते हुए कहा और छलांग लगाकर अखाड़े पर चढ़ गया। उसने ध्रुव की तरफ उंगली उठाई और कहा, आजा ऊपर। ध्रुव, क्या तुम्हें खुद पर यकीन है? श्रुति थोड़ी घबराई हुई थी क्योंकि उसे लग रहा था कि दक्ष ध्रुव को बहुत बुरी तरह से नुकसान पहुंचाने के इरादे से आया है। परेशान मत हो, मुझे इसके जैसे लोगों के खिलाफ सिर्फ एक बार हमला करने की जरूरत है। ध्रुव ने एक शांत मुस्कान दी और अखाड़े की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन ठीक उसी वक्त श्रुति ने ध्रुव का हाथ पकड़ा और बहुत ही धीमी आवाज में पूछा, ध्रुव, क्या तुमने अंदरूनी शिष्य की परीक्षा में पहला स्थान हासिल किया था? ध्रुव एक पल के लिए हिचकिचाया, लेकिन श्रुति की उन नजरों को देखकर जिनमें जवाब जानने की एक गहरी तड़प थी, वो उससे झूठ नहीं बोल सका। उसने बस हल्का सा सिर हिलाकर हाँ कहा और उसके बाद वो उछलकर सीधा अखाड़े पर जा पहुंचा। उस पल श्रुति के चेहरे के भाव पूरी तरह से जम गए। उसकी खूबसूरत आंखें फटी की फटी रह गईं और उसके दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई। भले ही उसे अपने दिल में इस सवाल का जवाब पहले से पता था, लेकिन ध्रुव से ये सच सुनने के बाद भी उसे इस बात पर यकीन कर पाना लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। उसने अपना सिर उठाया और दक्ष की तरफ देखा, जो अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त था। यह देखकर श्रुति के होंठों पर एक बहुत ही प्यारी और अजीब सी मुस्कान आ गई। पता नहीं क्यों, लेकिन अब उसे दक्ष के लिए थोड़ी हमदर्दी महसूस हो रही थी। आखिरकार मौका आ ही गया। ध्रुव के सामने दक्ष को अपना विरोधी देखकर रायजादा परिवार के उस आदमी की सारी मायूसी पल भर में हवा हो गई। उसकी जगह एक बेहद खुश चेहरे ने ले ली। जाहिर सी बात है, वो जानता था कि दक्ष के पास किस स्तर की ताकत है। वो महारथी क्षेत्र के 5वें स्तर पर था और रायजादा परिवार की युवा पीढ़ी के टॉप 5 लड़ाकों में उसकी गिनती होती थी।
दक्ष और ध्रुव को एक दूसरे के आमने सामने देखकर कोई भी बता सकता था कि उन दोनों के बीच रिश्ते बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। दक्ष किसी भी कीमत पर हार नहीं मानने वाला था, इसलिए उस आदमी को पक्का यकीन हो गया था कि इस बार ध्रुव की हार तय है। अरे क्या तुम सब में और शर्त लगाने की हिम्मत है? रायजादा परिवार के उस आदमी ने गला फाड़कर चिल्लाते हुए कहा। बिल्कुल, लेकिन क्या तुम्हारे पास अभी भी पैसा बचा है? जिन लोगों ने उस आदमी से चांदी के सारे सिक्के जीते थे, उन्होंने मजे लेते हुए कहा। हम्फ, क्या तुम लोग मुझे कमजोर समझ रहे हो? उस आदमी ने ठंडी आवाज में कहा और अपनी जेब से 2 संत आत्मा घास निकालकर हवा में लहरा दी। जब तक तुम में हिम्मत है, तब तक मैं भी अंत तक खेलूंगा। उसके हाथ में संत आत्मा घास देखकर आसपास खड़े बहुत से लोगों की बोलती बंद हो गई। संत आत्मा घास एक उच्च स्तर की आध्यात्मिक औषधि थी। सिर्फ एक संत आत्मा घास सोने के 1 सिक्के के बराबर बिकती थी, जिसकी कीमत चांदी के 100 सिक्कों के बराबर होती थी। रायजादा परिवार के उस आदमी को एक ही झटके में 2 घास निकालते देख बहुत से लोगों की औकात ही नहीं रही कि वो उसके साथ शर्त लगा सके। लेकिन उसका इतना बड़ा दांव देखकर साफ पता चल रहा था कि उसे दक्ष की जीत पर पूरा भरोसा था। यही वजह थी कि बहुत से लोग उससे जल रहे थे, लेकिन उनमें शर्त लगाने की हिम्मत नहीं थी। कोई भी इतनी बड़ी रकम हारने का जोखिम नहीं उठाना चाहता था। तुम्हारे अंदर काफी दम है, मैं तुम्हारे साथ एक बार और खेलूंगा। तभी उस हट्टे कट्टे बड़े आदमी ने भी अपनी जेब से 2 संत आत्मा घास निकाली और उन्हें उस आदमी के चेहरे के सामने कर दिया। हे, बढ़िया है। यह देखकर रायजादा परिवार का वो आदमी अंदर ही अंदर बहुत खुश हो गया। उस बड़े आदमी ने जो गड्ढा खोदा था वो कोई छोटा मोटा नहीं था और अब बदला लेने का मौका सीधे उसकी आंखों के सामने था। जल्दी देखो, असली तमाशा शुरू होने वाला है। ठीक उसी वक्त किसी ने जोर से चिल्लाकर कहा। अखाड़े पर नजर पड़ते ही सबने देखा कि दक्ष ने पहले ही ध्रुव पर धुआंधार हमले शुरू कर दिए थे। शू शू शू! दक्ष तेजी से ध्रुव के सामने पहुंचा और उसने अपने दोनों मुक्कों से हमला कर दिया, लेकिन उसने अपने पैरों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया। उसका हर एक वार पहले से तेज था और एक मुक्के के बाद दूसरा मुक्का बिजली की तरह आ रहा था। उसके मुक्कों की तेजी से हवा के झोंके पैदा हो रहे थे। ये कोई मामूली हमले नहीं थे, ये मुक्केबाजी की एक बेहद तेज और आक्रामक तकनीक थी। 1 क्लास 2 कौशल। ध्रुव उस आंधी और तूफान की तरह आते हुए हमलों से बचने के लिए बाएं दाएं झुकता रहा। वो मन ही मन थोड़ा हैरान भी था कि दक्ष उस क्लास 2 कौशल का इतनी महारत से इस्तेमाल कर पा रहा था। सच में श्रुति का उससे हारना कोई नाइंसाफी नहीं थी, लेकिन अफसोस ध्रुव के लिए इस तरह के कौशल का कोई मतलब नहीं था। इसमें सैकड़ों कमियां थीं और ये उसका एक वार भी नहीं सह सकता था। तब अचानक ध्रुव ने अपने पीछे हटते हुए कदम रोक दिए। उसने हमलों से बचना बंद कर दिया और एकदम खामोश खड़ा होकर बस दक्ष के अगले वार का इंतजार करने लगा। क्या बेहतरीन मौका है। यह देखकर दक्ष को लगा कि ध्रुव से बहुत बड़ी गलती हो गई है। उसने अपनी मुट्ठी को और कस लिया और अपना सबसे जोरदार मुक्का सीधा ध्रुव के चेहरे की तरफ दे मारा। उस पल जो लोग ध्रुव की फिक्र कर रहे थे, उनके माथे से ठंडे पसीने की बूंदें टपकने लगी। उन्हें डर था कि ध्रुव इस हमले को नहीं झेल पाएगा, क्योंकि कोई भी इंसान ये महसूस कर सकता था कि दक्ष के मुक्के में कितनी भयानक ताकत भरी थी। वहीं दूसरी तरफ जो लोग ध्रुव से नफरत करते थे, वो खुशी से झूम रहे थे। वो बहुत लंबे वक्त से इसी पल का इंतजार कर रहे थे। वो चाहते थे कि दक्ष अपने इस एक ही मुक्के से ध्रुव को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दे। लेकिन जाहिर सी बात है, ध्रुव उन लोगों की उम्मीदों पर पानी फेरने वाला था। हाँ, अचानक ध्रुव के मुंह से एक दहाड़ निकली और उसके शरीर से एक अथाह दबाव किसी ज्वालामुखी की तरफ फट पड़ा। उसका एक मुक्का आसमानी बिजली की तरह तेज था और वो सीधा जाकर दक्ष के मुक्के से टकरा गया। कड़क! दोनों मुक्के आपस में टकराए और पूरे अखाड़े में हड्डियां टूटने की कड़कड़ाती आवाज गूंज उठी। हाँ! उसी वक्त दक्ष दर्द से चीख पड़ा। उसने अपने दाएं हाथ को कसकर पकड़ लिया और अखाड़े पर गिरकर
दर्द के मारे बुरी तरह तड़पने और कराहने लगा। महारठी क्षेत्र का छठा स्तर। उस पल चाहे वो अखाड़े के अंदर हो या बाहर, वहां मौजूद हर इंसान की आंखें फटी की फटी रह गईं। यहां तक कि अपनी कुर्सी पर बैठे बलवंत रायजादा भी अपनी आंखें चौड़ी करने से खुद को रोक नहीं पाए और उनके चेहरे पर एक गहरा सदमा छा गया। और जहां तक ध्रुव के पिता संग्राम का सवाल था, वो अचानक अपनी जगह से खड़े हो गए और उनका शरीर जज्बातों के मारे कांपने लगा। जिस पल ध्रुव ने हमला किया था, लगभग हर कोई यह साफ महसूस कर सकता था कि ध्रुव का वो दबाव कोई छलावा नहीं, बल्कि सच में महारठी क्षेत्र के छठे स्तर की ताकत थी। ये कैसे हो गया? क्या ध्रुव रायजादा परिवार का नाकारा नहीं था? उसके पास छठे स्तर की ताकत कैसे आ गई? क्या वो भी अभय और विराट के बराबर पहुंच गया है? रायजादा परिवार की भीड़ के बीच से हैरानी भरी आवाजें लगातार गूंज रही थी। उनके लिए सच्चाई को गले उतारना नामुमकिन सा हो रहा था। ध्रुव, वो सच तो ये था कि श्रुति, समर्थ, हिमानी, राजवीर, रणवीर, शिखर और बाकी सब, यहां तक कि नीलकंठ संप्रदाय के वो सारे शिष्य भी सदमे में थे। वो जानते थे कि ध्रुव बहुत ताकतवर है। वो अकेले ही 40 खूंखार दरिंदों को मौत के घाट उतार सकता था और वो अंदरूनी शिष्य की परीक्षा में नंबर 1 आने वाला एक बेखौफ लड़ाका था। लेकिन उन्होंने बस यही अंदाजा लगाया था कि ध्रुव के पास महारठी क्षेत्र के 5वें स्तर की ताकत होगी। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो छठे स्तर पर पहुंच चुका है। महारठी क्षेत्र का छठा स्तर। अपनी पीढ़ी में वो पहले से ही एक बहुत बड़ा जीनियस माना जा सकता था। ध्रुव इस साल महज 15 साल का था और 15 साल की उम्र में महारठी क्षेत्र के छठे स्तर पर होने का सीधा सा मतलब था कि उसकी काबिलियत और संभावनाओं की कोई सीमा नहीं थी। सिर्फ रायजादा परिवार ही नहीं, बल्कि पूरे मार्शल आर्ट्स अखाड़े के लोगों की हैरत भरी चीखें निकल पड़ी। ध्रुव की उस ताकत ने सबको पूरी तरह से सुन्न कर दिया था। रायजादा परिवार में एक 15 साल का लड़का महारठी क्षेत्र के छठे स्तर पर खड़ा था। ये किसी बम के फटने जैसी खबर थी और एक तरह से देखा जाए तो ध्रुव की ये ताकत अभय और विराट से भी कहीं ज्यादा चौंकाने वाली थी। आखिरकार ध्रुव उन दोनों से पूरे 2 साल छोटा था। ध्रुव की इस रफ्तार को देखकर अगले 2 सालों के अंदर उसका महारठी क्षेत्र के 7वें स्तर को पार कर लेना बिल्कुल भी नामुमकिन नहीं लग रहा था। जीनियस, ये सच में एक जीनियस है। रायजादा परिवार ने ऐसे हीरे को अब तक छुपा कर रखा था। इस बात पर यकीन करना सच में बहुत मुश्किल है। लगता है रायजादा परिवार को एक बहुत ही काबिल उत्तराधिकारी मिल गया है। एक से बढ़कर एक धुरंधर निकल रहे हैं इस परिवार से। भविष्य में इनकी पहुंच सिर्फ इस छोटे से त्रिकुट कस्बे तक सीमित नहीं रहने वाली है। अलग अलग ताकतों और गुटों से आए लोग लगातार उसकी तारीफें कर रहे थे। ध्रुव और बाकी लड़कों के प्रदर्शन ने रायजादा परिवार का सुनहरा भविष्य सबके सामने रख दिया था। लेकिन अंदर ही अंदर वो लोग दुखी भी थे, क्योंकि उनके खुद के परिवारों में इतनी शानदार युवा पीढ़ी नहीं थी। तो इसके पास इस स्तर की ताकत आ गई है। अखाड़े पर खड़ा अभय भी ध्रुव की उस ताकत से बहुत प्रभावित हुआ। उसके चेहरे पर एक ऐसी खुशी झलक रही थी जिसे वो चाहकर भी छुपा नहीं पा रहा था। ये कैसे मुमकिन है? ये सब कैसे हो गया? ये तो बस बाकी लोगों के सदमे के मुकाबले अखाड़े के कोने में रायजादा परिवार का वो आदमी बेजान सा होकर जमीन पर गिर पड़ा था। उस पल उसे आखिरकार समझ में आ गया कि हिमानी, शिखर, राजवीर और रणवीर ने लगातार हार क्यों मानी थी। उन्होंने ऐसा बिना किसी वजह के नहीं किया था, बल्कि वो पहले से ही जानते थे कि ध्रुव के पास इतनी ताकत है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। वो हट्टा कट्टा बड़ा आदमी चलकर उसके पास आया और बिना किसी झिझक के वो दोनों संत आत्मा घास उठाकर ले गया। अपनी उस बेशकीमती संत आत्मा घास को किसी और के हाथों में जाते देखकर उस आदमी की आंखों की चमक पूरी तरह से मर चुकी थी। वो अंदर से पूरी तरह टूट गया था। अचानक उसने अपने हाथ उठाए और खुद के ही चेहरे पर 2 जोरदार तमाचे जड़ दिए। फिर उसने दबी हुई आवाज में खुद को कोसा, बेवकूफ। आसपास खड़े लोग उसकी हालत को अच्छे से समझ सकते थे। भले ही वहां कोई गरीब इंसान नहीं था,
लेकिन वो लोग कोई करोड़पति भी नहीं थे। दो संत आत्मा घास का यूं हाथ से चले जाना किसी के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका था। हालांकि लोग उसकी बात समझ रहे थे, लेकिन किसी को भी उससे रत्ती भर हमदर्दी नहीं थी। रायजादा परिवार का एक वरिष्ठ सदस्य होने के नाते उसने अपने ही परिवार की युवा पीढ़ी के एक लड़के पर झूठे इल्जाम लगाए थे और उसे नीचा दिखाया था। दूसरों की नजरों में ये बिल्कुल वैसा ही था कि जो बोया है वही काटना पड़ेगा। वो इसी लायक था। अखाड़े के बाहर खड़े लोग अभी भी ध्रुव की ताकत को देखकर खुशी और हैरानी से चीख चिल्ला रहे थे। लेकिन ठीक उसी वक्त ध्रुव ने अगले मुकाबले के लिए एक नए अखाड़े पर कदम रख दिया था। लेकिन इस बार ध्रुव का चेहरा तनाव से भर गया। इसका कारण यह था कि सामने खड़ा उसका नया विरोधी उसका अपना बड़ा भाई अभय था। अखाड़े पर दोनों भाई एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले खड़े थे। ध्रुव का चेहरा काफी तनाव में था, जबकि अभय के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। दोनों ने अपने मुंह से एक लफ्ज भी नहीं कहा, मानो वो अपनी नजरों से ही एक दूसरे को अपने दिल का हाल बता रहे हों। अभय ध्रुव के लिए बहुत खुश था। इतनी कम उम्र में महारठी क्षेत्र के छठे स्तर तक पहुंचना इस बात का सीधा सा सबूत था कि ध्रुव की काबिलियत उससे कहीं ज्यादा थी। अचानक अभय ने अपना मुंह हल्का सा खोला और अखाड़े के बाहर खड़े परिवार के वरिष्ठ लोगों की तरफ मुड़कर कुछ बोलने ही वाला था। मैं हार मानता हूं। लेकिन जैसे ही ये शब्द गूंजे, अभय की मुस्कान पल भर में जम गई। भले ही वो यही शब्द बोलने वाला था, लेकिन ये आवाज उसकी नहीं थी। भाई तुमने ये। अभय ने ध्रुव की तरफ देखा और उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। वो असल में ध्रुव को आगे बढ़ने का मौका देना चाहता था, लेकिन ध्रुव उससे एक कदम आगे निकल गया। ध्रुव के चेहरे का तनाव अब काफी कम हो चुका था। उसने बहुत ही शांति से अभय के पास जाकर मुस्कुराते हुए कहा, भाई अब बुरा मत मानना, मुझे बस ऐसा लगता है कि आप दोनों ही नामी संप्रदायों के शिष्य हो, इसलिए उसके खिलाफ अखाड़े में उतरने के लिए आप मुझसे कहीं ज्यादा सही हो। उसे हराओ और उस साल की हमारी उस बेइज्जती का बदला लो। उसे धूल चटाओ और दुनिया को दिखा दो कि रायजादा परिवार की युवा पीढ़ी का नंबर एक लड़ाका आखिर है कौन। इतना कहने के बाद ध्रुव बड़े ही शान से अखाड़े से नीचे उतर गया, लेकिन उसकी इस हरकत ने निस्संदेह वहां मौजूद लोगों के बीच एक और बड़ी हलचल पैदा कर दी थी। कुछ लोगों को लगा कि ध्रुव को अपने भाई से बहुत लगाव है और उसने सिर्फ प्यार में अपने बड़े भाई को आगे बढ़ने का मौका दिया है। लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि ध्रुव अपनी हदें जानता था। उसे पता था कि वो अभय या विराट की बराबरी नहीं कर सकता, इसलिए उसने हार मान लेना ही बेहतर समझा। बाकी लोग चाहे जो भी सोच रहे हों, लेकिन अभय का दिल अच्छी तरह से जानता था कि उसके छोटे भाई के उन शब्दों का असली मतलब क्या था। ध्रुव के हार मानने के साथ ही मुकाबला अपने आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर पहुंच गया। अभय और विराट दोनों ही महारठी क्षेत्र के छठे स्तर पर थे और दोनों ही नामी संप्रदायों के शिष्य भी। बिना किसी शक के वो दोनों फाइनल में एक दूसरे के आमने सामने थे। मुकाबले का सबसे रोमांचक पल आ चुका था। लगभग हर किसी की नजरें उन दो नौजवानों पर टिकी थी और रायजादा परिवार के सबसे ताकतवर युवा लड़ाके का खिताब जीतने की वो जंग शुरू हो चुकी थी। शू शू दोनों ने एक दूसरे पर जबरदस्त वार किए और बिना किसी रोक टोक के एक से बढ़कर एक शानदार कौशल का इस्तेमाल किया। वो सच में नामी संप्रदायों के शिष्य थे। न सिर्फ उनके कौशल ताकतवर थे, बल्कि लड़ने की उनकी तकनीकें भी एकदम अव्वल दर्जे की थीं। जैसे ही वो बेहतरीन कौशल और तेज हवा के झोंके अखाड़े में ऊपर नीचे उड़ने लगे, दोनों ने मिलकर दर्शकों के सामने एक बेहद शानदार और दिलकश नजारा पेश कर दिया। भाई, आपको किसी भी कीमत पर जीतना होगा। जहां ज्यादातर लोग उनके प्रदर्शन की तारीफ करने में मग्न थे, वहीं ध्रुव बस यही दुआ कर रहा था कि अभय जीत जाए। ये लड़ाई सिर्फ एक रुतबे या खिताब के लिए नहीं थी, ये इस बात का भी फैसला करने वाली थी कि क्या विराट द्वारा उन दोनों भाइयों की गई उस पुरानी बेइज्जती का दाग आज धुल पाएगा या नहीं। आह, धड़ाम! लेकिन जब विराट के एक बेहद भारी मुक्के से अभय के मुंह से खून का फव्वारा छूटा और वो अखाड़े से उड़ता हुआ नीचे जा गिरा,
तो ध्रुव की सारी उम्मीदें पल भर में धूल में मिल गईं। भाई ध्रुव पागलों की तरह भागता हुआ अभय की तरफ लपका। उसे अंदर ही अंदर एक खौफ खाई जा रहा था कि कहीं उसके बड़े भाई को कोई बहुत गहरी चोट न लगी हो। जब वो अभय के पास पहुंचा तो उसने देखा कि अभय चुपचाप उसे ही देख रहा था और उसकी आंखों से आंसुओं की दो धार बह रही थीं। उसने बेहद शर्मिंदगी भरी आवाज में कहा, तुम्हारा बड़ा भाई किसी काम का नहीं है, मैंने तुम्हें निराश कर दिया। इतना कहने के बाद अभय ने अपनी आंखें बंद की और बेहोश हो गया। अपने भाई को इतनी बुरी तरह से घायल देखकर ध्रुव पल भर में घबरा गया। हे, मैंने कहा था ना, इस मुकाबले में तुम दोनों भाइयों का सामना मुझसे नहीं होना चाहिए, वरना मैं तुम्हें इतना मारूंगा कि तुम अपने पैरों पर खड़े होने के लायक नहीं बचोगे। तो क्या मैंने जो कहा था वो करके नहीं दिखाया? अखाड़े पर खड़े विराट ने ध्रुव की तरफ देखते हुए एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा। उसकी आवाज में एक गहरा तंज और मजाक उड़ाने वाला लहजा था। कमीने, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यह सुनकर ध्रुव किसी घायल शेर की तरह भड़क उठा। वो अखाड़े पर कूदकर यह फैसला करना चाहता था कि दोनों में से असली ताकतवर कौन है। ध्रुव रुक जाओ! लेकिन इससे पहले कि ध्रुव छलांग लगा पाता, एक मजबूत हाथ ने उसके कंधे को कसकर पकड़ लिया। उसने पलटकर देखा तो वो उसके पिता संग्राम थे। मुकाबले का नतीजा तय हो चुका है। दूसरों के सामने खुद का तमाशा मत बनाओ। भले ही संग्राम की आवाज बेहद शांत थी, लेकिन ध्रुव उनकी आंखों में देखकर बता सकता था कि वो अंदर से कितने गुस्से में थे। और ये सच भी था। ऐसा कौन पिता होगा जो अपने बेटे को इस तरह बेरहमी से पिटता देख गुस्से से ना उबले। लेकिन इस हालात में उन्हें अपने जज्बातों पर काबू रखना ही था। बिल्कुल सही कहा, एक आज्ञाकारी बेटे की तरह अपने पिता की बात मानो, वरना तुम्हारे पिता के हाथ से मुखिया बनने का ये आखिरी मौका भी चला जाएगा। विराट ने अपना मजाक उड़ाना जारी रखा। विराट, मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि तुम जरा तमीज से बात करो। उस घमंडी विराट के मुंह से ऐसी बातें सुनकर संग्राम का चेहरा भी गुस्से से सख्त हो गया। पांचवें, चाचा, मैंने क्या गलत कहा? वो कहावत है ना, जो जीता वही सिकंदर और जो हारा वो बंदर। एक विजेता होने के नाते मैं हारने वाले की बेइज्जती कर सकता हूं, ये मेरा हक है। विराट ने बिना किसी परवाह के कहा। और हां, पांचवें चाचा, मुझे लगता है कि आप मुखिया बनने का मौका तो पहले ही गंवा चुके हैं। गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको किसी को दोष देना ही है तो आप सिर्फ अपने इन दो बेटों को दे सकते हैं। अगर इनमें मुझे हराने की हिम्मत होती तो शायद मुखिया की वो गद्दी आपकी हो जाती। लेकिन अफसोस, जीतने वाला मैं विराट हूं, आपके दो नाकारा बेटे नहीं। हा, विराट एक पागलपन भरी हंसी हंसता हुआ वहां से चला गया। उस पल ध्रुव का गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन वो सिर्फ खून का घूंट पीकर रह गया। विराट ने आज जो दर्द दिया था, देर सवेर वो ये सारा हिसाब सूद समेत चुकता करने वाला था। लेकिन वो अभी ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि वो जलसे के नियम नहीं तोड़ सकता था, खासकर अभी। ये उसके पिता के लिए मुखिया चुने जाने का सबसे अहम वक्त था। इसलिए वो कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहता था जिससे संग्राम की मुश्किलें बढ़ें। और इसी तरह मुकाबले के पर्दे गिर गए। विराट इस मुकाबले का विजेता बन गया था और सबकी रजामंदी के साथ वो रायजादा परिवार की युवा पीढ़ी का नंबर 1 लड़ाका भी घोषित कर दिया गया। जाहिर सी बात है, विराट और उसके पिता गजेंद्र इस जलसे के सबसे बड़े विजेता बनकर उभरे थे। हर किसी को यही लग रहा था कि क्योंकि विराट ने इस मुकाबले में पहला स्थान हासिल किया है, इसलिए अब गजेंद्र के मुखिया बनने की संभावनाएं सबसे ज्यादा हो गई थी। असलियत में भी ऐसा ही था। बलवंत रायजादा ने खुद अपने हाथों से विराट को इस जीत का इनाम दिया। उन्होंने विराट को जलसे के बाकी कार्यक्रम देखने के लिए अपने ठीक बगल में बैठाया और उनकी आंखों से अपने उस पोते के लिए प्यार छलक रहा था। रायजादा परिवार की युवा पीढ़ी में थोड़ा बहुत दम तो जरूर है, लेकिन अफसोस वो दम सिर्फ रायजादा परिवार की 4 दीवारी तक ही सीमित है। लेकिन जैसे ही रायजादा परिवार ने मुकाबले के खत्म होने का ऐलान किया, तंज और मजाक से भरी एक आवाज अचानक गूंज उठी। लोगों ने अपनी नजरें घुमाई और हर कोई बस हक्का बक्का रह गया। मेहमानों की उस भीड़ में से एक नौजवान खड़ा हो रहा था।
वो लड़का मुश्किल से 17 या 18 साल का रहा होगा, लेकिन उसकी आंखें बेहद गंभीर और खतरनाक थीं। वो अभी अपनी उन्हीं नजरों से बलवंत रायजादा के बगल में बैठे विराट को घूर रहा था। कौन हो तुम? तुम्हारी हमारे रायजादा परिवार में ऐसी बदतमीजी करने की हिम्मत कैसे हुई? किसी ने बहुत तेज आवाज में कड़कते हुए पूछा। मैं नामी बहुरूपी संप्रदाय का अंदरूनी शिष्य हूँ। मेरा नाम है शौर्य सिंह, मधुवन कस्बे के शमशेर सिंह का बेटा। और हाँ, मैं यहाँ कोई बदतमीजी करने नहीं आया हूँ। मैं तो बस रायजादा परिवार के अपने इन साथी नौजवानों के साथ थोड़ा लड़कर कुछ सीखना चाहता हूँ। शौर्य सिंह ने सरेआम रायजादा परिवार की युवा पीढ़ी को चुनौती दे डाली, जिसे देखकर रायजादा परिवार के वरिष्ठ लोग बुरी तरह भड़क गए और एक के बाद एक शमशेर सिंह को बुरा भला कहने लगे। आप सब इतना घबरा क्यों रहे हैं? मेरे बेटे ने बिल्कुल साफ साफ तो कहा है, ये तो बस लड़ाई के जरिए कुछ नया सीखने की एक छोटी सी कोशिश है। कोई जिंदगी और मौत की जंग थोड़ी है। लेकिन अगर आपको खुद पर यकीन नहीं है और आपको लगता है कि आपके रायजादा परिवार की युवा पीढ़ी मेरे बेटे शौर्य सिंह से जीतने की औकात नहीं रखती, तो हम अभी इसी वक्त यहां से जा सकते हैं। शमशेर सिंह ने एक हल्की और चालाक मुस्कान के साथ कहा। उन शब्दों ने रायजादा परिवार को पूरी तरह से जाल में फंसा दिया था। अगर उन्होंने ये चुनौती नामंजूर कर दी तो भविष्य में वो पूरे इलाके में एक मजाक बनकर रह जाएंगे। इसलिए अब उनके सामने चुनने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता बचा था। पूरा एपिसोड सुनने के लिए अभी डाउनलोड करें हमारा नॉवल सीरीज ऐप।